चैप्टर 9 की इस सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, विभिन्न प्रकार के जो हैबिटेट्स हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। जैसे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में डेजर्ट हैबिटेट। तो डेजर्ट हैबिटेट में हम पहले कैमल के विषय में पढ़ चुके हैं। अब कैमल के बहुत लंबी टांगें होती हैं और वो अपने को गर्मी से, गर्म रेस से बचा पाता है, लेकिन कुछ और एनिमल्स हैं जो वहाँ पर रहते हैं, जैसे रैट्स हैं, स्नेक्स हैं और रैबिट्स हैं। ये एनिमल्स उनकी जो है लंबी टांगें नहीं होती हैं जैसी कैमल के होती हैं, ऐसी टांगें नहीं होती हैं, परंतु ये वहाँ पर कैसे अपने को सरवाइव करते हैं? क्यों? ये जो है बहुत अपने बुरोज बनाते हैं। गुफा टाइप की होती है जो बहुत गहरे में, रेत में बहुत गहराई तक चली जाती हैं और वहाँ पर दिन के समय क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो नीचे मिट्टी में ठंड में रहते हैं, और रात के समय जो डेजर्ट है वहाँ पर ठंड होती है, इसीलिए रात के समय ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्लांट्स के विषय में पढ़ते हैं। तो ये प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं स्पाइन्स में, थॉर्न्स में। ये इसके स्टेम्स हैं। तो स्टेम कैसे होते हैं? थिक होते हैं, और जो इनकी रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं पानी की तलाश में। मतलब गहराई में जाएंगे तो वहाँ पर इनको पानी मिलेगा, और जो लीव्स होती हैं वो अपसेंट हो जाती हैं, कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो कांटे हैं, कांटे होने के कारण से वो रेस्पिरेशन की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं। मतलब इस प्रकार के जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं तो पानी का जो लॉस है बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स अपने को डेजर्ट में रहने के लिए अनुकूलित बनाए रखते हैं। अब माउंटेन रीजन्स की बात करें तो माउंटेन रीजन्स में हम ये प्लांट्स देखते हैं इस प्रकार के, जैसे ओक्स है और पाइन्स है। ठीक है, देवदार, इस प्रकार के प्लांट्स हैं। तो इनकी जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, कोन के आकार की है, जैसे कोन होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो बर्फ है, हाउ हाई माउंटेन्स, वहाँ पर बर्फ अधिक मात्रा में पड़ती है, और बर्फ इस प्रकार की शेप होने के कारण से वो नीचे फिसल जाती है और पत्तियां या ब्रांच इसकी टूटने से बच जाती हैं, क्योंकि बर्फ बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है। तो इस कारण से ये प्लांट्स वहाँ पर अधिक सरवाइव करते हैं। ठीक है, और इनकी पत्तियां जो पतली होती हैं, नुकीली होती हैं, जिससे हवा एक प्रकार से प्यूरीफाई हो जाती है। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स जो वहाँ पर रहते हैं, इन एनिमल्स की क्या विशेषता है, कैसे फीचर्स हैं? जैसे हमको इसको स्नो लियोपार्ड बोलते हैं। स्नो लियोपार्ड का जो कलर है वो स्नो से मिलता जुलता है, और इसकी जो ये स्किन है, स्किन के नीचे फैट होती है और उसकी मोटी लेयर होती है, जिस इसको क्या करती है? ठंड से बचाने में मदद करती है। ऐसी यहाँ पर ये याक है। याक की भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर्स, और इसके स्किन पे भी जो है फैट की मोटी लेयर होती है। इस कारण से ये अपने को ठंड से बचाने में इसको मदद मिलती है। और ये गोट है, गोट का कलर भी आप देख रहे होंगे किस प्रकार का है, और इसके बाल और इसकी जो स्किन है वो भी बहुत मोटी होती है, मतलब फैट होती है, और फैट के कारण से अपने को गर्म रखती हैं, और ये माउंटेन रीजन्स में रहने के लिए अनुकूलित रहती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ग्रासलैंड को देखते हैं। तो ग्रासलैंड का मतलब है घास के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आपको दो फिगर हैं, एक ये लायन का है, दूसरा डियर का है। तो लायन की और डियर का जो कलर है वो लाइट ब्राउन है, जिसके कारण से ये घास में छिप जाते हैं, और घास में छिपने के कारण से ये तो अपने शिकार की तलाश करता है
और ये अपने शिकारी से बच जाते हैं उसमें छुप जाने के कारण से। लेकिन इनकी एक ये आँख जो है, जो लायंस है, वो सामने होती है फेस के, जिससे ये बिल्कुल अपने सामने डायरेक्ट डायरेक्टली अपने शिकार को देख लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ अगर हम डियर की बात करें तो डियर की आंखें जो है साइड में है, तो साइड में ये देख लेते हैं अपने प्रेडिटर्स को, अपने शिकारी को, और सामने पीछे ये अधिकतर दिशाओं में अपने शिकारी से बच जाते हैं। और इनके जो हेयर हैं ये भी लंबे लंबे होते हैं, और थोड़ी सी अगर आहट होती है तो ये अपने शिकारी से बच जाते हैं, बचाव कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये एनिमल्स अपने को ग्रास लैंड में रखने के लिए अनुकूलित रहते हैं, और इनकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, जो जिसके कारण से ये अपने को ग्रास लैंड में रहने के लिए अनुकूलित बना देते हैं। ठीक है, अब हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के विषय में करते हैं बात। तो सबसे पहले ओशियन हैबिटेट्स। तो ओशियन हैबिटेट्स में हमने फिश के विषय में पढ़ा था। तो फिश में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, और ये उसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है वाटर में, तो ऑब्जर्व किससे, जो इसके गिल्स होते हैं, गिल से वो उसको एब्जॉर्ब करती है और रेस्पिरेशन की क्रिया करती है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं पानी के अंदर, कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जैसे डॉल्फिन्स है, वेल्स हैं, तो इनके जो है गिल्स नहीं होते हैं। अब गिल्स नहीं होते हैं तो ये श्वसन क्रिया कैसे करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो वेल्स या डॉल्फिन्स हैं, इनके गिल्स ना होने के कारण से क्या होते हैं, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, गिल्स की जगह पर नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल्स इनके सिर के ऊपर की साइड में होते हैं, क्योंकि ये बार बार पानी से मुंह बाहर निकालते हैं और बाहर नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो बाहर एयर है उसको नॉस्ट्रिल की सहायता से ले सकते हैं, और जो गिल्स हैं, गिल्स पानी के अंदर घुली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए इन एनिमल्स में, जो डॉल्फिन या व्हेल्स हैं, उनमें ब्लो होल्स होते हैं या नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जिसके कारण ये बार बार पानी से मुंह बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन एयर से ग्रहण करते हैं। ठीक है, पॉन्ड्स और लेक्स की बात करें, पॉन्ड्स एंड लेक्स हैबिटेट्स, तो इसमें तीन प्रकार के ये प्लांट्स हैं। एक तो पानी के ऊपर तैरने वाले हैं, दूसरे पानी के अंदर रहने वाले हैं, इनकी ये रूट है जो मिट्टी में जकड़े हुए हैं, और ये दूसरे हैं, इनकी जो रूट है वो मिट्टी में जकड़े हुए हैं, लेकिन इसके जो ये प्लांट हैं ये पानी के ऊपर भी निकल रहे हैं, पानी के ऊपर भी तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसके कारण से पानी के अंदर रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनके जो स्टेम्स हैं वो हॉलो होते हैं, लाइट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, जिसके कारण से, और वैक्सी होते हैं, जिसके कारण से ये पानी के अंदर डूबते नहीं हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे जो पानी के ऊपर तैरते ही रहते हैं, इनकी रूट भी नीचे नहीं होती है, मिट्टी में नहीं जाती है, केवल ये तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। कुछ पानी के ऊपर तैरने वाले हैं, और कुछ पानी के अंदर रहने वाले, और कुछ पानी के अंदर और बाहर दोनों तरह से रहने वाले प्लांट्स हैं। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में आते हैं, पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि वो फूड की सहायता से एनर्जी प्राप्त करते हैं, और एनर्जी के द्वारा वो अपनी लाइफ में जो प्रोसेस हैं, जो कार्य हैं, वो करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड का निर्माण करते हैं, और उसमें वो ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं।
डू ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, मतलब उनमें वृद्धि होती है? यदि हम देखते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स वृद्धि शो करते हैं। कैसे? जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, बच्चे का जन्म होता है, बहुत छोटा है, उसके बाद और टाइम बीतता है, बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। इस प्रकार से ये एक अडल्ट ह्यूमन बन जाता है। तो फिर इसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं उनमें भी यही इसी प्रकार से होता है। चाहे बर्ड्स हों, बर्ड्स पहले एग होता है, एग से बच्चा निकलता है और फिर वो एडल्ट बर्ड बन जाती है। ठीक है, तो ये सब इसका मतलब क्या हुआ कि सभी ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। फिर डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स श्वसन क्रिया करते हैं? सभी ऑर्गेनिजम्स श्वसन क्रिया करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सभी सेल जो होती है हमारे शरीर में, उसमें भी रेस्पायरेशन होता है, सब काम होता है हर एक सेल में। तो ब्रीथिंग इज पार्ट ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो श्वास लेना, बाहर निकालना, ये प्रोसेस होती है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन भी सभी एनिमल, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप से होती है। जैसे एनिमल्स देखें हम, काऊ है, बफेलो है, डॉग्स है, कैट्स है और ह्यूमंस है। इन सब में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, लंग्स होते हैं, इसके कारण से वो रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम अ, देखते हैं कि कुछ एनिमल्स मिट्टी के अंदर होते हैं, जैसे फ्रॉग है, जैसे अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म कैसे रेस्पिरेशन करता है? वो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। अभी हमने पहले फिश के विषय में पढ़ा, फिश पानी के अंदर रहती हैं, तो वो रेस्पिरेशन कैसे करती हैं? गिल्स के कारण से करती हैं, उनके गिल्स होती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं पानी से ऑक्सीजन को और रेस्पिरेशन करते हैं। इसी प्रकार से इंसेक्ट्स होते हैं, तो इंसेक्ट्स में भी ट्रेकिया होते हैं, जिसके कारण से वो श्वसन क्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं? उसके लिए यदि हम देखें, यदि हमारे अचानक कोई शार्प चीज़ लग जाए, जैसे थॉर्न है, मतलब कांटा चुभ जाए, तो क्या होता है? हम तुरंत उसको, अपने फुट को, अपने पैर को पकड़ लेते हैं। या कोई अचानक हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर लाइट डालता है, तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स में भी है। कुछ प्लांट्स, जैसे सूर्य उगता है, सूर्य के निकलते ही उसके फूल खिल जाते हैं। ठीक है, कुछ के जो रात होती है तो रात के समय खिलते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, उनकी पत्तियां जिधर सूर्य गति करता है, सूर्य दिखाई देता है, उधर उसकी डायरेक्शन हो जाती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको यदि हम छूते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। जैसे ऐसा प्लांट्स मिमोसा है, तो मिमोसा को यदि हम छूते हैं तो मुरझा जाता है। उसके लिए कहा है टच मी नॉट, मुझे टच मत करो। ठीक है, तो लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टच देम। जब कोई उनको टच करता है तो वो क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं, पत्तियां मुड़ जाती हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं। एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, और पॉटेड प्लांट को हम रूम के अंदर रखते हैं, खिड़की के पास। तो देखते हैं, ये खिड़की के पास जो रखा हुआ पौधा है, इसकी ये ब्रांचेस इस खिड़की की ओर झुक जाती हैं, और अधिक टाइम होने पर इस खिड़की से ये प्लांट्स की ब्रांचेस निकल जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स अंदर की ओर नहीं बढ़ रहा है, प्लांट्स बाहर की ओर जा रहा है, जिधर से सनलाइट आ रही है। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, प्लांट्स
भी जो है उत्तेजना के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रिएशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सक्रिएशन करते हैं, मतलब उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का मतलब त्यागना, बाहर जो हम चीज़ खाते हैं पीते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर यूटिलाइज हो जाती है और कुछ पार्ट उसका अनडाइजेस्ट होता है, तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बाहर निकलना बॉडी से क्या कहलाता है? एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर से स्वेट निकलता है, यूरिन निकलता है, तो और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल्स हैं और ये हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो इसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। इसी प्रकार से प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी एक्सक्रिएशन होता है, मतलब ट्रांसपायरेशन के द्वारा। जैसे प्लांट्स की लीव्स होती हैं, तो यदि हम उस पर पॉलीथीन बांध दें तो पता लगेगा कि उसमें वाटर वेपर आ जाती है, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर है प्लांट्स के अंदर वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्लांट्स और एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन होता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, तो इसको हम प्रजनन क्रिया भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं डायग्राम में, ये लेडी और ये उसका बेबी है, तो ये बड़ा होकर के मतलब अपने ही प्रकार की संतान इसकी हो जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि सभी एनिमल्स अपने प्रकार के अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे यहाँ पर बर्ड्स के ये एग्स हैं, तो एग से बच्चे निकलेंगे और फिर ये बर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी प्लांट्स की बात भी है कि प्लांट्स हैं और शुरू में वो बीज हैं और बीज से ये प्लांट्स तैयार होते हैं, प्लांट से फिर इस पर फ्रूट आते हैं, फ्रूट से बीज निकलते हैं और फिर वो इसी प्रकार के मतलब तैयार हो जाते हैं। जैसा पौधा ये है उसी प्रकार से फिर इस सीड से तैयार होगा। तो सभी प्लांट्स और एनिमल्स अपने ही तरह के संतान को जन्म देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार से सभी जो भी डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम से नए पौधे तैयार होते हैं। जैसे रोज और मेहंदी की बात करें तो रोज और मेहंदी की जो स्टेम्स हैं उनको यदि हम फिक्स करें सॉइल में तो उससे इसी प्रकार के प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। कुछ मोस्टली प्लांट्स जो हैं सीड्स के द्वारा तैयार होते हैं, सीड्स के द्वारा जन्म लेते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स के द्वारा जन्म लेते हैं, मतलब अपने ही प्रकार के पौधे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह के संतान को जन्म देते हैं। तो वन सिंगल ऑर्गेनिजम्स में डाई विद एवर प्रोड्यूसिंग, but the type of organisms can exist only if there is reproduction। यदि एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स मर जाता है, रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट, वो जीवन से मतलब उसके दुनिया से चला जाता है। ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन, यदि रिप्रोडक्शन है तो नया ऑर्गेनिजम्स उसी तरह का तैयार हो जाता है। अभी हमने पढ़ा जो ऑर्गेनिजम्स हैं सब में इसी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जब से मूविंग की बात करते हैं, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव, क्या सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं, गति करते हैं? तो सभी प्रकार के एनिमल्स मूव करते हैं। जैसे हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स की ब्रांच लीव्स अपनी जगह पर क्या करती हैं? लटकी हुई होती हैं और वो इधर उधर गति करती रहती हैं।
ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता है। एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं जो क्या करती हैं, गति करती हैं, और उनका साइज भी बड़ा हो जाता है। हम जैसे बात करते हैं, ये बस है ना, नॉन, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बस, कार, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, क्लाउड्स, है ना, इन सब में भी क्या होती है, गति हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनमें जो गति होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब अगर हम बात करते हैं क्लाउड की, तो क्लाउड आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब गति कर रहा है, और गति करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है, और कभी वो बहुत छोटा हो जाता है। उसमें गति भी है और वृद्धि भी हो रही है, और वो समाप्ति भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जैसे लिविंग थिंग्स में, लेकिन इसमें अदर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे बस है या कार है, तो आपने देखा होगा इसमें मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन जो अभी हमने सभी करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो सारे करैक्टरिस्टिक्स इसमें नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें, रेस्पिरेशन नहीं होता है इनमें, ग्रोथ नहीं होती है इनमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एनिम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब हम अ, ये सब जान चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन व्हाट देन इज लाइफ, जीवन क्या है? तो जीवन अगर देखते हैं हम, तो इसमें जैसे बताया गया है कि पुश योर हैंड डीप इनसाइड ए सैक ऑफ व्हीट। एक व्हीट का थैला है, यदि आप उसमें नीचे अपने हाथ को डालते हैं तो क्या होता है, उसमें गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो देयर इज सम हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सैक ऑफ हीट। जो उसके अंदर हीट कैसे हुई, उसमें जो बीज हैं, बीजों में वो हीट है, उनके पौधों, उन बीजों के द्वारा वो उत्पन्न हो रही है, वो श्वसन क्रिया कर रहे हैं, और श्वसन क्रिया के कारण से उनमें वो हीट आ जाती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज प्रोसेस दैट प्लेस take place in seeds even when some of the other life process may not be very active। इन सीड्स में और जो प्रोसेस है वो नहीं है ना, केवल रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के अतिरिक्त और कोई इसमें ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी नहीं है, तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन, है ना। अब इसका आंसर देना बहुत कठिन है, तो हम इसलिए कह सकते हैं व्हाट देन इज लाइफ, लाइफ क्या है। तो अ, इसी के द्वारा अगर हम जानते हैं क्या, कि जो जीवन है वो सुंदर है। अब इस जीवन को हम कैसे जीते हैं वो हमारे एक्टिविटी पर निर्भर करता है। हम यही कह सकते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर 9 फिनिश होता है। थैंक यू।